हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आई हूँ आपके लिए जो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जरूर रिवाइज करके जाएं। आई होप आप सभी लोग 17 फेब के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने रिवाइज कर ली होंगी, कुछ चीज़ें अभी आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो कुछ टॉपिक्स, कुछ टेबल है, कुछ ग्राफ है, कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको मैं आप लेके आई हूँ, जिनको आई होप आपने रिवाइज किया होगा। और अगर नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी टेबल है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनसे जरूर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैंने 2 यूनिट आज के लिए ली है, इसका और भी पार्ट मैं भी लेके आऊंगी। आज मैंने बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी के टॉपिक्स लिए हैं। प्लीज इनको जरूर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में भी, पार्ट सी में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बायोकेमिस्ट्री के टेबल, ग्राफ और फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग इकोलॉजी का पोर्शन देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका अगर बायोकेमिस्ट्री में देखें तो प्रोटीन केमिस्ट्री है, एंजाइम काइनेटिक्स है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म है, थर्मोडाइंस, ये सब एरिया है जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। प्रोटीन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से आता है, जो कि अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन से आता है कि कौन सा अमाइनो एसिड है, क्या स्ट्रक्चर है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन सी स्पेशल फीचर्स हैं उसमें। तो एक छोटी सी ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इसको जरूर से, जो क्लासिफिकेशन है इसको जरूर से करके रखिएगा। इसके अलावा इस पे भी आपको अभी रिसेंटली नवंबर 20 में भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया था, जहां पे आपसे पूछा गया था कि जो PKR वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जितने भी 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आप पढ़ते हैं उनमें सभी कुछ अमाइनो एसिड्स की जो R ग्रुप होते हैं उनमें भी आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो उनकी pKa वैल्यू अलग अलग pH पे आपको देखने को मिलती है। तो इस टेबल में आपको इंडिविजुअली दिया गया है कि हर अमाइनो एसिड की जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की pKa वैल्यू है वो कितनी है, अमाइनो ग्रुप की प्लस जो इनके साथ R ग्रुप अटैच्ड है उनकी pKa वैल्यू कितनी है। इसको आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया था नवंबर 20 के एग्जाम में। और भी इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं कि किसकी PKR वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है। इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये टेबल भी जरूर से मेमोराइज कर लीजिएगा। जितनी भी टेबल और ग्राफ मैंने दिए हैं ये सभी हमारी फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज की जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की बुक है उन्हीं से सारी चीजें मैंने ली हैं। जिन बच्चों के पास में होगी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं चीजें, जिनके पास नहीं है वो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल मैंने दी है, ये भी अगेन आपकी अमाइनो एसिड की है। इसमें देखिएगा PI का कॉलम आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है, प्लस हर एक अमाइनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहा है। इस पे आपको जरूर हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, किसमें सल्फर है, किसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, किसकी PI वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है। आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के देख लें, जरूर आपको मिलते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, हेंडरसन हाजलबैच इक्वेशन है। अभी जो गेट का एग्जाम आपका हुआ है उसमें भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था, और हर बार CSIR में भी है ना आपको मिल जाते हैं इससे, या गेट में भी आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला डाला है PI के कैलकुलेशन का। आप सभी लोगों को पता होगा, टाइट्रेशन का चैप्टर हम लोग एक पढ़ते हैं अमाइनो एसिड से रिलेटेड। तो उसमें हम लोग अलग अलग अमाइनो एसिड की PI वैल्यू के कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर PKR और PK1 PK2 वैल्यूज दी हैं तो हम उनसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको हम लोग PI से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो बेसिक के लिए आपका अलग फॉर्मूला होता है, एसिडिक के लिए अलग, और अगर हम लोग डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो उनके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो इसको भी जरूर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा, एक ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है अभी CSIR का। अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों के पेपर तो यू विल गेट, है ना, आपको सभी में आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी में। ठीक है, बहुत मतलब सभी में आपको ग्राफ वाले या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे, है ना, ये दोनों प्रोटीन जो आपके जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रखते हैं। तो एक में आपको ये हाइपरबोलिक कर्व दिख रहा है मायोग्लोबिन में, और यहाँ पे आपको सिग्मोइडल कर्व दिख रहा है, ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो इनकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो किस तरीके से चेंज होती है, किसका P50 ज्यादा है, कम है, प्लस जो अलग अलग फैक्टर्स हैं लाइक डाइफॉस्फोग्लिसरेट है आपका, है ना, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जिसको DPG बोलते हैं, pH है, टेम्परेचर है, या CO2 है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये अगर सिस्टम में है तो ये ऑक्सीजन बाइंडिंग डिसोसिएशन जो कर्व है, ऑक्सीजन बाइंडिंग या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो हीमोग्लोबिन का, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कर्व आपका राइट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, क्या चीजें हैं, इन पे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर से कर लीजिएगा। इनकी स्ट्रक्चरल चीजें पढ़ लीजिएगा, जो भी स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी है इनकी वो पढ़ लीजिएगा।
प्लस जो ये ग्राफ है इसको ज़रूर से अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे रिलेटेड थ्योरी हम लोग की बुक में दी है, वहाँ से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल जो मैंने डाली है ये एक्चुअली आपकी अगेन प्रोटीन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं प्रोटीन केमिस्ट्री में, प्रोटीन सीक्वेंसिंग का, जहाँ पे किसी प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है वो हम पता करते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ प्रोटीएजेज यूज़ करते हैं जो आपके प्रोटीन को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्लीव करते हैं। तो हर प्रोटीएज का जो क्लीवेज पॉइंट होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, कोई किसी पर्टिकुलर रेसिड्यू पे करता है, कोई एन पे करता है, कोई सी साइड पे करता है। तो इस टेबल में आपको सभी प्रोटीएजेस के क्लीवेज साइट्स और उनके स्पेसिफिक रेसिड्यूज दिए गए हैं, ज़रूर से करिएगा। अभी लास्ट टाइम जो नवंबर का आपका पेपर हुआ था, नवंबर 20 का, उसमें भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया था जिसमें ट्रिप्सिन से उन्होंने और बीटा मर्केप्टनॉल के कॉन्सेप्ट डाली थी। ठीक है, तो ये टेबल भी ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, एक आपकी कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स की टेबल है, इस पे आपको मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, कि राइबोफ्लाविन किस में है, कोएंजाइम ए कहाँ पे है ना, किसका क्या फैक्टर है, कौन सा कोएंजाइम कौन सा रोल कर रहा है। तो इस पे आपको 4 मार्क्स के मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3-4 बार पूछे गए हैं। तो इस टेबल को भी थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका जो पार्ट है ये भी एंजाइम काइनेटिक्स का ही है, बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे, उसकी वेलोसिटी पे, रेट पे। ठीक है, जिससे रिलेटेड हम लोग मिकेलिस मेंटन ग्राफ और मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की बात करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और इस ग्राफ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं आपको कि वी मैक्स कितना है या Km की वैल्यू कितनी है। ठीक है, या ग्राफ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। प्लस ये ग्राफ को भी समझ लीजिएगा कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे आपकी जो वेलोसिटी है, जिसको हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ABC पॉइंट पे हम लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो 3-4 सालों में ये जो फॉर्मूला आपका है Kcat अपॉन Km है ना, जिससे हम लोग स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, दो एंजाइम की कैटालिटिक इफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाते हैं। अभी नवंबर 20 में भी इस पे भी आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जरूर से Kcat कैसे कैलकुलेट करते हैं, Vmax एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से, ET से, ये याद रखिएगा। प्लस स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है आपका Kcat अपॉन Km, इसको भी जरूर से याद रखिएगा। इसको प्रोटीन सीक्वेंसिंग के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ग्राफ जो मैंने लिया है, ये भी अगेन बहुत फेवरेट है गेट CSI सभी का। ये आपका है जो ग्राफ, ये इनहिबिटर का ग्राफ है। ठीक है, एक हम लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट पढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग 1 Vmax वर्सेस 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस लाइनवेयर-बर्ग प्लॉट जिसको या फिर हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बोलते हैं, उनकी हेल्प से हम अलग अलग इनहिबिटर्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो इस ग्राफ में एक्चुअल में ये आपका कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ है, ये आपका अनकॉम्पेटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ है। ठीक है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये नॉन कॉम्पेटिटिव का है और ये मिक्स्ड इनहिबिटर का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को भी जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन से इनहिबिटर होते हैं सोल्यूशन में, तो आपके दोनों पैरामीटर्स जो हैं, दोनों काइनेटिक पैरामीटर्स जो हैं Km और Vmax, इन पे क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ जरूर से अच्छे समझ लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बट ये ग्राफ फॉर्मूलाज ये जरूर से करके जाइएगा, इनको बिल्कुल भी प्लीज स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है ये इकोलॉजी का लिया है, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स आपके सिलेबस में सबसे ना, ये इकोलॉजी से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बायोकेमिस्ट्री से भी मिलते हैं आपको। तो सेकेंड यूनिट जो मैंने ली है ये इकोलॉजी की ली है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला है सर्वाइवरशिप कर्व, है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना, ह्यूमंस के लिए क्या है, बर्ड्स के लिए क्या है, इंसेक्ट के लिए क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है किस टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं। इस पे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने डाला है ये आपका है ना पॉपुलेशन ग्रोथ से है, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और सिग्मॉइडल ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, है ना, कि ग्रोथ कंडीशन ज़्यादा है, एनरिच कंडीशन है या रिसोर्सेज कम है, तो किस तरीके से पॉपुलेशन है ना ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, कहाँ पे जे शेप्ड कर्व मिलता है, कहाँ पे आपको सिग्मॉइडल कर्व मिलता है। इनके जो फॉर्मूलाज हैं ग्रोथ के जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन जो आपके हैं NT का, R का, उन फॉर्मूला पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस पे भी रिसेंटली मैं बोलूँ तो पिछले 2-3 सालों में इस टॉपिक पे भी खूब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
ये एक्चुअल में आपका सिंपल सा टॉपिक है जो आप 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीसीज इंटरैक्शन, जिसमें हम लोग है ना जो है पैरासिटिज्म की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, आपका एमेंसलिज्म है, कॉम्पिटिशन है, प्रिडेशन है, दो स्पीसीज के बीच का क्या इंटरैक्शन है, प्लस इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ आपको दिए गए हैं। तो ये टेबल भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि न्यूट्रल रिस्पॉन्स कब है ना, एमेंसलिज्म में क्या है या कॉमेंसलिज्म में क्या है, तो इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। प्लस कई बार ये ग्राफ बना के कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपसे पूछ लेते हैं कि दोनों स्पीसीज में जो रिलेशनशिप है, जो इंटरैक्शन है, वो किस तरीके का है। तो ज़रूर से इस टेबल को भी अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपकी है, ये भी आपकी इकोलॉजी की है, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी की कॉन्सेप्ट से लिया है मैंने। इसमें हम लोग एक्सटेंशन और इमिग्रेशन रेट की बात करते हैं। प्लस अगर कोई भी जो है कोई भी आइलैंड आपका कॉरिडोर से कनेक्टेड है या कॉरिडोर से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे रेट ऑफ एक्सटेंशन और रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या होगा। तो इस ग्राफ पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी। तो इस टॉपिक को भी ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, जो ये अभी ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पे मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी, जहाँ पे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू देके कैलकुलेट करने को दिया जाता है, या फिर ऐसे ग्राफ भी बना के आपको दिया जाता है कि कौन सा किस में आपका है ना स्पीसीज 1 एलिमिनेट हो रहा है, स्पीसीज 2 एलिमिनेट हो रहा है। ये एक्चुअल में आपका लोटका-वोल्टेरा कॉम्पिटिशन मॉडल से का ये ग्राफ है, जिसमें आपको है ना 4 अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, है ना। इसमें आपको पता करना है कि किस कंडीशन में दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट कर रही हैं, किसमें स्पीसीज 1 एलिमिनेट हो रही है, किसमें स्पीसीज 2 एलिमिनेट हो रही है। तो इसमें आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर से डेवलप करिए, जितना है ना कि किस कंडीशन में क्या चीजें हो रही हैं, तो इस पे क्वेश्चंस आपको जरूर से मिलते हैं। नेक्स्ट आइए, ये आपका जो टॉपिक है, ये कोएग्जिस्टेंस और है ना कोएग्जिस्टेंस और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का है, जिसमें गॉसियन जो साइंटिस्ट थे है ना, उन्होंने इस पे रिसर्च किया था और उन्होंने देखा था कि किस कंडीशन में 2 स्पीसीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं और किस कंडीशन में कोई स्पीसीज एक्सक्लूड कर जाती है। तो ये ग्राफ पे भी अभी इस बार भी जो आपका नवंबर 20 का पेपर हुआ था, उसमें भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो इस ग्राफ की जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी थ्योरी है, उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, है ना। जो जो एग्जाम्पल्स उन्होंने बर्सीलिया का लिया था ना, कॉरिटम का लिया था, ऑरिलिया का लिया था, तो ये जो स्पीसीज ली थी इन्होंने और अलग अलग रिजल्ट्स इनको मिले थे, इनको जरूर से अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आइए, इसमें आपका है चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ऑटोजेनिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन प्लांट में किस तरीके के चेंजेस होते हैं। जो आपका है ना प्रोडक्टिविटी वर्सेस रेस्पिरेशन रेट है, या P/B रेशियो है, या फिर रेजिलियंस की कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट है, ये है ना इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो इस टेबल पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेबल जो आपको मैंने दी है, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं अर्ली और लेट सक्सेसनल प्लांट्स में, कि किसमें आपका है ना फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा है, किसमें कम है ना, कहाँ पे आपका लाइट सेचुरेशन इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ये टेबल भी एज सच आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस टेबल को भी ज़रूर से अच्छे से मेमोराइज करिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका कॉर्नेल एंड स्लेटर ने जो मॉडल्स दिए थे डिफरेंट सक्सेशन से रिलेटेड, फैसिलिटेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल और इनहिबिशन मॉडल, इन पे भी क्वेश्चंस आते रहे हैं पहले से, तो पॉसिबिलिटी है इनसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये तीनों मॉडल्स में किस तरीके के इंटरैक्शंस हैं, किस तरीके का डायग्राम है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे फॉर्मूले हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, डाइवर्सिटी वाले कई फॉर्मूले हैं, जिसमें सिम्पसन इंडेक्स है, सैनन-वीरन इंडेक्स है, ठीक है, कनेक्टेंस का है, आपका लिंकेज डेंसिटी का है। तो इन जितने भी फॉर्मूलाज हैं इस एरिया से, इनको भी जरूर से कर लीजिएगा। प्लस जो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी आपके फॉर्मूलाज आते हैं, उनको भी करिएगा, उन पे भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैंने लिया है, जिसमें आपके डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, 4 मार्क्स में क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाता है अक्सर, जहाँ पे आपको पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, या किसमें बर्ड का इवोल्यूशन हुआ, तो इसमें आपको मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चन जनरली मिलते हैं, या कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी आपको मिलता है कि किस एरा में कौन से स्पीसीज है ना इवॉल्व हुई थी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी इसमें तो लिटरली आपको चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, बट इसको भी करिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी यूनिट में ये चीज़ों को जरूर से रिवाइज करिएगा। जल्दी मैं पार्ट 2 में और भी यूनिट्स के टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ज़रूर से इसको यूज़ करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तो जितने भी वीडियोज़ हम लोग नेक्स्ट अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।